हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम्स मैपिंग। और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान गुरु इंडिया। मैं प्रदीप सिंह। आज टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स मैपिंग। सबसे पहले क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन बेसिकली क्या होते हैं, जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करती है। क्रोमोसोम्स मैपिंग का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब एक मैप बनाना, एक मैप प्रिपेयर करना और उस मैप में ये सारी चीजें मेंशन कर देना कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर कितने जीन्स हैं और उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, वो किस तरीके से अरेंज हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ। जिस तरीके से हम मैप का यूज करते हैं डेली लाइफ में किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, जब हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और जिसका रास्ता हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप में उस पर्टिकुलर जगह की क्या कर देते हैं, लोकेशंस डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो गूगल मैप क्या करता है, हमें मतलब वो ट्रैक बता देता है, वो रास्ता बता देता है कि किस तरीके से हमें वहां पर पहुंचना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की मैपिंग करते हैं। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर जितने जीन्स प्रेजेंट हैं उनके अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं और उसके अरेंजमेंट के बारे में हम पता लगाते हैं और उसको मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे ये जीन है, इनकी पोजीशन ये है और ये पर्टिकुलर जीन किस किस ट्रेट्स के लिए, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे क्रोमोसोम्स की मैपिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए जो जीन्स हैं वो किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। इसलिए जो है क्या चीज, क्रोमोसोम्स मैपिंग की जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये भी है कि जब हम कोई रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर किसी ट्रेड्स के जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेड्स है उसके लिए हमें वो जीन्स चाहिए। तो जब हमें क्या होगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगी या क्रोमोसोम्स मैपिंग हमारे पास होगी, तो हम उस पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए या उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो किस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है और उस क्रोमोसोम्स पर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये होता है क्रोमोसोम्स मैपिंग। और क्यों हम क्रोमोसोम्स मैपिंग करते हैं इसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक स्लाइड्स देखते चलते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस। क्रोमोसोम्स मैपिंग मीन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ जीन्स on the chromosomes by creating map that are used to organize and understand genetic information on chromosomes। तो क्रोमोसोम्स मैपिंग क्या होती है, क्रोमोसोम्स मैपिंग जो है वो क्या होता है, दैट मीन्स डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस, मतलब उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर जीन की प्रेजेंस का पता लगाते हैं chromosomes by creating map that used to organize and understand genetic informations। मतलब उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, उनकी सीक्वेंसिंग किस तरीके से है, जीन की पोजीशन किस तरीके से है, ये सभी जो है हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम पता लगाते हैं क्रोमोसोम्स मैपिंग में। These maps show the position of gene and the distance between them based on the specific scale। और क्या करते हैं क्रोमोसोम्स मैपिंग के द्वारा, किसी जीन की पोजीशन का तो पता लगाते हैं, दूसरा उसके साथ साथ ये देखते हैं कि दो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है ना, मतलब उस जीन्स में जो क्रोमोसोम्स हैं उस क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स मैपिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो क्रोमोसोम्स मैपिंग है वो ये भी हेल्प करता है किसी भी जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन पता कराने में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता करने के लिए, और उसके फंक्शंस, मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स है और उस क्रोमोसोम्स में कितने जीन प्रेजेंट है और उन जो जीन्स का क्या क्या फंक्शन है।
ठीक है ना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलती है, जब हम क्रोमोसोम्स मैपिंग करते हैं। अब बात आती है क्रोमोसोम्स मैपिंग की। तो टी.एच. मॉर्गन मेड significant contribution to the modern understanding of chromosomes mapping। तो टी.एच. मॉर्गन का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। तो टी.एच. मॉर्गन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था किसमें, जीन मैपिंग अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट है हिज एक्सपेरिमेंट विद फ्रूट फ्लाइट दैट मीन्स ड्रोसोफिला मोलानगस्टर। His experiment with fruit flights provide evidence for genetic mapping। उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फ्रूट फ्लाई पर, दैट मीन्स ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसके कुछ उन्होंने एविडेंस दिए थे क्रोमोसोम्स मैपिंग के। उसके बाद मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट दैट द व्हाइट आई gene in Drosophila was located on X chromosomes lead to the identifications and the mapping of the other X linked genes। जब वो फ्रूट फ्लाई पर ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है फ्रूट फ्लाई उसका ड्रोसोफिला का, उस एक्स क्रोमोसोम्स पर जो है जो ड्रोसोफिला की जो व्हाइट आई जो होती है, उसकी आंखों का जो कलर होता है, उसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे उन्हें ये पता चला तो उनके अंदर और भी क्यूरियोसिटी हुई कि बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर कौन कौन से जीन हैं, या उन जीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये जानने के लिए। ठीक है ना। द रिजल्टिंग क्रोमोसोम्स मैपिंग रिवील्ड ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो इससे क्या हुआ कि पता चला कि क्रोमोसोम्स पर जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। इसके बाद A.H. स्टारबर्ट्स जो साइंटिस्ट थे, ही अंडर ग्रेजुएट इन मॉर्गन्स लेबोरेटरी। वो मतलब एक अंडर ग्रेजुएट थे, कर रहे थे किसके अंडर, मॉर्गन की लेबोरेटरी के अंदर। इन्वेंट द मेथड्स ऑफ मैपिंग क्रोमोसोम्स इन 1911। ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट्स थे टी.एच. मॉर्गन लैब में जिनका नाम था A.H. स्टारबर्ट्स। तो उन्होंने क्या करा था 19 ये डेट याद रखना, 1911 में जो है वो क्रोमोसोम्स मैपिंग्स को जो है कि मेथड को इन्वेंट किया कि किस तरीके से हम क्रोमोसोम्स की मैपिंग कर सकते हैं। बाय यूजिंग द डाटा फ्रॉम क्रॉसेस विद ड्रोसोफिला एंड एक्सप्लोर द फिनोमिना ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। उन्होंने जो है किस पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये सारी चीजें जो है पता लगाई और इसको एक्सप्लोर किया, इस फिनोमिना को एक्सप्लोर किया किसके लिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मैपिंग, मतलब हम क्रोमोसोम्स मैपिंग्स को कितने टाइप की होती है या कितने टाइप से हम क्रोमोसोम्स मैपिंग कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मैपिंग टेक्निक्स। नंबर पहला जो है कौन सा है, वो जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। मतलब हम क्रोमोसोम मैपिंग जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जेनेटिक मैपिंग के थ्रू और दूसरा फिजिकल मैपिंग के थ्रू। तो देखते हैं एक 1 बाय 1। नंबर फर्स्ट आता है जेनेटिक मैपिंग। ठीक है ना, मतलब जेनेटिक मैपिंग फर्स्ट जो है उसको देखते हैं। जेनेटिक मैपिंग ऑल्सो नोन एज लिंकेज मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग का दूसरा नाम क्या है, लिंकेज मैपिंग। रेफर टू द मेथड्स यूज्ड टू क्रिएट जेनेटिक मैप टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। These genetic mapping are constructed by the analyzing recombinants pattern with that occurring during the crossing over of chromosomes। जो जेनेटिक मैपिंग है उसका दूसरा नाम क्या होता है, लिंकेज मैपिंग होता है। इसमें क्या करते हैं हम, ये एस्टिमेट करते हैं कि जीन की पोजीशन उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर कहाँ पर है। तो जेनेटिक मैपिंग कंट्रीब्यूट टू द, और जो जेनेटिक मैपिंग जो है वो किस में कंट्रीब्यूट करती है, रिकॉम्बिनेशंस पैटर्न में जो है कंट्रीब्यूट करती है टू अकर ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स जो बनते हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर, दैट मीन्स जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास में जो है नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं और वो अपने क्रोमेटिड का जो एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो है क्या होता है, उसके थ्रू या उसके हेल्प से क्या करते हैं, जेनेटिक मैपिंग की जाती है। Genetic mapping start by the using linkage analysis to study the frequency of recombinant between the genes।
और जो जेनेटिक मैपिंग में जो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लिंकेज एनालिसिस किया जाता है। लिंकेज एनालिसिस में दैट मीन्स कि किसी एक क्रोमोसोम्स पर किसी एक क्रोमोसोम्स पर जीन की जो पोजीशन है वो किस तरीके से, दैट मीन्स जीन पास पास है या दूर है, ठीक है ना। दैट मीन्स जीन की जो फ्रिक्वेंसी है वो पता लगाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इंडिकेट जेनेटिक लिंकेज एंड हेल्प टू डिटरमाइन वेयर द जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर और नॉट, ठीक है ना। मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये इंडिकेट करती है किसमें, जेनेटिक लिंकेज में, और ये पता लगाती है, हेल्प करती है टू डिटरमाइन, मतलब हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए तो वेयर जीन आर लिंक्ड टुगेदर और नॉट, मतलब जो जीन है वो लिंक्ड है आपस में, उन्होंने लिंक्ड किया है या नहीं किया है। ए सेंटीमॉर्गन इज द यूनिट दैट डिस्क्राइब ए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1%, मतलब 1% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हुई है तो उसकी जो यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमॉर्गन बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मॉर्गन साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस एरिया में, तो इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको सेंटीमॉर्गन यूनिट को बोला गया है। As the distance between two genes increase, the likelihood of recombinance occur also increase, resulting in the higher recombination frequency between them. ऐसी संभावना हो सकती है कि अगर क्या करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अगर दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि क्या चीज़, उनका रिकॉम्बिनेशन जो है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। The next there are the recombination frequency is determined by using the number of recombinants individuals compared to the total number of offsprings. The frequency is expressed as a percentage, जो frequency determine करने का जो formula है वो होता है recombinant frequency is equal to recombinants divided by the total offspring into 100. It is important to understand the concept of genetic linkage and recombination for genetic mapping. इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक लिंकेज, मतलब जेनेटिक लिंकेज का जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और रिकॉम्बिनेशंस फॉर मैपिंग, अगर हम मैपिंग करते हैं तो हमें क्या चीज़, जेनेटिक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही से क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स मैपिंग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ जेनेटिक मैपिंग, मतलब कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर हैं जिनका हम यूज किस में करते हैं, जेनेटिक मैपिंग में करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जेनेटिक मार्कर के। नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है जो जेनेटिक मार्कर जो जेनेटिक मैपिंग में यूज किया जाता है, RFLP, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं उस जीनोम को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कैसे हैं, वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पूरे डीएनए के क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, RFLPs बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरीके से होते हैं क्या, सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको SSLPs बोला जाता है, और तीसरा होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 3 टाइप के मार्कर होते हैं जिनका यूज हम किस में करते हैं, जेनेटिक मैपिंग में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ जेनेटिक मैपिंग्स, मतलब जेनेटिक मैपिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। जेनेटिक मैपिंग डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन एट एज इट प्रोवाइड ओनली द आउटलाइन। पहली लिमिटेशंस क्या है कि जेनेटिक मैपिंग जो है वो क्या करती है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं बताती दो जीन्स के बीच में, मतलब दो जीन्स कितनी दूरी पर प्रेजेंट हैं उनके बारे में वो एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस नहीं बताती, वो क्या कहती है, प्रोवाइड ओनली द आउटलाइन, वो सिर्फ आउटलाइन बताती कि लगभग इतने दूर हो सकते हैं। अगला कह रहा है, रिकॉम्बिनेशंस लेवल कैन डिफर अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द जीनोम, सम पार्ट एक्सेप्ट high rates of recombinations
known as recombinations hotspots. मतलब कहने का recombinations level can be differ across the various part of the genomes. मतलब जो recombination का जो लेवल होता है वो डिफर करता है पूरे क्रोमोसोम्स पर। recombinations का जो रेशो होता है वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर recombinations हाई होता है और उसको हॉट स्पॉट्स बोल दिया गया है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर recombinations फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होती है, एज कंपेयर टू लो होती है। नेक्स्ट दे रखा है, इन ऑर्गेनिज्म वेयर ऑब्टेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इज डिफिकल्ट। इन ऑर्गेनिज्म वेयर ऑब्टेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इज डिफिकल्ट, मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर क्या हो कि प्रोजेनी जो है वो कैसी हो, प्राप्त करनी डिफर हो। The resolutions of a genetic mapping is limited because it depend on the number of observed क्रॉसओवर्स। मतलब ऐसी कंडीशंस जहां पर ऑफ स्प्रिंग जो है वो कैसी हो, ऑप्टेन लार्ज नंबर, मतलब लार्ज नंबर प्रेजेंट करना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व ओवर। नेक्स्ट रखा है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर मैपिंग इंफॉर्मेशंस It is important to consider mapping information generated using other methods as well. तो इसके लिए क्या करना है, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो है हम मैपिंग के अदर्स मेथड्स जो है होते हैं उसको भी यूज करते हैं। वेरियस फिजिकल मेथड Various physical mappings methods have been developed to address these limitations। मतलब बहुत से फिजिकल मेथड भी यूज किए जाते हैं इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है ना। कौन सी कमी, जो तुम्हारा जेनेटिक मैपिंग में प्रेजेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड फिजिकल मैपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द precious locations of DNA sequence on chromosome. It use based pair as the unit of measurement। तो फिजिकल मैपिंग जो है वो क्या चीज़ है, वो जीन की लोकेशंस वही सब चीज़ या डीएनए की सीक्वेंस जो है ज्ञात करने में क्रोमोसोम्स में यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन इट यूज बेस्ड पेयर। इसमें क्या होता है, बेस पेयर यूज किए जाते हैं यूनिट की मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। बेस पेयर जो होते हैं ना वो यूज किए जाते हैं। Physical maps provide a direct representations of the physical structures of the chromosomes and position of gene along its DNA sequence। Physical methods में क्या होता है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल स्ट्रक्चर का, मतलब वो फिजिकली वो पर्टिकुलर जीन कहाँ पर प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम्स में, तो इसकी जो है एग्जैक्ट जो है क्या नाम है पोजिशंस बताई जाती है। अगला दे रखा है, मार्कर्स यूज इन फिजिकल मैपिंग्स इंक्लूड EST। जो मार्कर यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, EST होते हैं और STS होते हैं। दैट मींस एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग या फिर सीक्वेंस टैग साइट्स, ये दो टाइप के मार्कर यूज होते हैं। और कौन से होते हैं, जीनोम वाइड सीक्वेंसिंग, ठीक है ना, जीनोम वाइड DNA सीक्वेंस जो है, ये तीन टाइप के जो मार्कर होते हैं वो फिजिकल मैपिंग में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहली बात होती है साइटोजेनेटिक मैपिंग, ठीक है ना, साइटोजेनेटिक मैपिंग। तो अगर इसके बारे में बात करें तो साइटोजेनेटिक मैपिंग जो है वो एक इस तरह की मैपिंग होती है जिसमें क्या होता है, जीन्स की जो लोकेशंस है वो क्या चीज़, जीन्स की लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है किसके द्वारा, डिस्टेंस पैटर्न और बैंड्स होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है ना। उन बैंड्स का क्या कराते हैं हम, एक तरीके से फ्यूजन कराते हैं, ठीक है ना, जब जहाँ पर वो जाकर के अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम से या DNA सेगमेंट से, और फिर उनको क्या करते हैं हम ऑब्जर्व कर लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वो जहाँ पर वो बैंड्स जाकर के फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है ना, वो बैंड्स बना देते हैं और लाइट इमिट करते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, साइटोजेनेटिक मैपिंग्स बोलते हैं। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब वो जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए जाते हैं और DNA के फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, DNA के फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को किसके द्वारा बनाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है। और RFLPs, वही जो हमने पिछले जीनोमिक मैपिंग में जो मार्कर पढ़े थे, RFLP वगैरह इस टाइप के जो मार्कर्स होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं,
इसको यूज करके इसमें इसका जो पोजीशन है जीन्स की वो आइडेंटिफाई कर देती है। अगला दे रखा है इनफ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडेशंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडेशन का मतलब समझ में आ रहा है। इनफ्लोरेसेंस मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे कुछ डाई या ऐसे कुछ डीएनए मार्कर जो क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, मतलब एक लाइट इमिट करते हो इन सीटू हाइब्रिडेशंस। ठीक है ना, ऐसे मार्कर्स का क्या करते हैं हम, फ्यूजन करा देते हैं इन सीटू, मतलब हाइब्रिड, दैट मीन्स लैब में हाइब्रिडेशन करा देते हैं। और वो जहाँ क्या करते हैं, वो जा करके वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाते हैं। जब डीएनए के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस मतलब उनमें क्या होता है, फ्लोरिसेंस होता है, वो लाइट इमिट करते हैं या एक तरीके की लाइट जनरेट करते हैं जिसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से सीक्वेंस टैग साइट्स मैपिंग्स, दैट मीन्स एसटीएस जो होता है। और अगला होता है रेडिएशंस हाइब्रिडेशंस। ठीक है ना, जिसमें हम रेडिएशंस का यूज करते हैं मैपिंग के लिए। ठीक, तो ये कुछ 4-5 मेथड हैं जिनका हम यूज करते हैं फिजिकल मैपिंग के लिए, फिजिकल मेथड मैपिंग के लिए। अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी भी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी इनकरेक्टली मैपिंग ड्यू टू द फ्रेगमेंट्स ब्रेकेज, डिलीशंस ड्यूरिंग एप्लीकेशंस और कॉम्बिनेशंस विद होस्ट जेनेटिक मैटेरियल। मतलब इसकी भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है। क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है कि ये फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, हो सकते हैं ब्रेकेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। या क्या हो सकता है, इनका डिलीशन हो सकता है, रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। डिलीशन का मतलब होता है कुछ सेगमेंट डीएनए का क्या हो जाए, वो डिलीट हो जाए, कम हो जाए, तो उसको डिलीशन बोला जाएगा। या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो होस्ट जेनेटिक जो मटेरियल है उसके साथ क्या कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब अटैच हो सकते हैं। अगला दे रखा, देयर आर मे बी मिसिंग और इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन द मैपिंग प्रोसेस ड्यूरिंग इन गैप्स। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट कवरेज या मिस हो सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब मैपिंग जब हम करते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं, जो हमने आरएफएलपी के थ्रू या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जो डीएनए सेगमेंट्स बनाए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इनकम्प्लीट कवरेज कर सकते हैं या उनमें से कुछ मिस हो सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमारी मैपिंग जो है वो मतलब एक तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। अगला दे रखा, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द लार्ज जीनोम। मतलब जो अगर कोई हमारा लार्ज जीनोम है जिसमें क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मैटेरियल ज़्यादा है, उसमें हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग को यूज़ नहीं कर सकते। अगला दे रखा, फिजिकल मैपिंग यूजिंग FIS is difficult to carry out and the process of accumulating data is slow. In the single experiment, only a limited number of map positions can be obtained. ठीक है ना, ये कुछ लिमिटेशन है जो फिजिकल मेथड में यूज की, फिजिकल मेथड में एज ए मतलब डीमेरिट्स काम करते हैं। अगला बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग की क्या आवश्यकता है, क्यों हम क्रोमोसोमल मैपिंग करते हैं, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्रोमोसोमल मैपिंग इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन और क्रोमोसोम्स। इसके द्वारा क्या होगा, हमें पता चल जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर कितने जीन्स हैं और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है। दूसरा दे रखा, क्रोमोसोम मैपिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द precise position of gene on chromosomes which can help to understand gene interactions। जीन इंटरेक्शन के लिए क्या करना है हमें, मतलब जीन इंटरेक्शन के लिए कोई जीन जो है किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस जीन की पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर पोजीशन जो है उसका वो किस तरीके से अरेंज है, कहाँ पर उसकी पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं। क्रोमोसोम्स मैपिंग इज ऑल्सो यूजफुल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स मैपिंग किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, किसी भी जीन की स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल हो सकती है। अगला दे रखा, क्रोमोसोम्स मैपिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ जीन which is important in the study of genetic disorder। मतलब कोई एक जीन है वो क्रोमोसोम्स पर कहाँ प्रेजेंट है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम इसके द्वारा किसी भी डिजीज को सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजीज को सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं,
वो एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है, जिनके लिए एक पर्टिकुलर कोई जो एक जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप की जीन्स जो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर ना हो, उसके लिए क्या करते हैं कि हम उन जीन को ही रिमूव कर दें या उन जीन को क्या कर दें, सप्रेस कर दें, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो। तो इसलिए भी जेनेटिक क्रोमोसोमल मैपिंग यूज होती है। और लास्ट दे रखा है क्रोमोसोमल मैपिंग। Chromosomal mapping is also useful for understanding evolutions, the compares light variations in gene arrangement among related species। मतलब कि जो एक स्पीसीज दूसरे से जो वेरी करती है, उसमें जीन्स जो है का अरेंजमेंट या उनकी जो है पोजीशंस, इस टाइप से जो वेरिएशंस होता है, इसके लिए भी हम क्रोमोसोम्स मैपिंग का सहारा ले सकते हैं। ओके, thank you, have a nice day. This is from my side. Have a nice day.